Hello everyone. Today we'll be discussing the most important aspects in the biological science. आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इजी और बेसिक टॉपिक जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बेसिक है, बट ये बेसिक टॉपिक और बेसिक हो जाएगा अगर आप कुछ कुछ एस्पेक्ट इसके इजी कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। ठीक है, तो देखो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में ना सबसे पहला जो टॉपिक आ रहा है, अगर हम इसको डिवाइड करें तो बॉडी मतलब कि किसी न किसी ह्यूमंस की हम बात कर रहे होंगे, राइट। फ्लूइड मतलब कि ऐसी कोई चीज जो फ्लो कर रही है। तो जाहिर सी बात है बॉडी में क्या चीज फ्लो करती है, दो ही चीज हो सकती है, या तो बॉडी में लिम्फ फ्लो करता है या तो ब्लड फ्लो करता है, राइट। सर्कुलेशन मतलब कि प्रभाव, उसका फ्लो रेट, मतलब कि जो ब्लड है वो किस रेट से फ्लो कर रहा है, वो हम इस चीज में स्टडी करेंगे। तो अगर मैं ये कहूँ कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड्स के बारे में। बॉडी में कितने टाइप के फ्लूइड हैं? तो बॉडी में तो मेजरली दो टाइप के फ्लूइड होते हैं। अगर मैं कहूँ कौन कौन से, तो एक होता है तुम्हारा ब्लड, ठीक है, और एक होता है तुम्हारा लिम्फ, राइट। तो बॉडी में ये जो दो टाइप के फ्लूइड होते हैं वो मेजरली हमारे बॉडी में फ्लो करते हैं। ठीक है, ब्लड जो होता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लूइड होता है जिसकी वजह से हमारे बॉडी के सारे फंक्शनिंग्स होते हैं। लिम्फ बस इसको इजी करता है, इसका काम को हम कहते हैं उसी कहते हैं लिम्फ। ठीक है, अगर हम ब्लड को डिवाइड करें, ब्लड की कुछ फीचर्स पढ़ें, तो ब्लड को हम क्या कह सकते हैं, ब्लड इज व्हाट, ब्लड अगर मैं कहूं तो ब्लड के चार पॉइंट जो है हमारे एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, राइट। पहला पॉइंट क्या है, ब्लड एनसीईआरटी कहती है कि ब्लड क्या है, व्हाट इज अ ब्लड, ब्लड इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। क्या है ये, एक टाइप का स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तुम जानते हैं कि बॉडी में चार टाइप के टिश्यूज होते हैं, पहला टिश्यू एपिथेलियल, दूसरा कनेक्टिव, तीसरा मस्कुलर और चौथा न्यूरो। अगर हम कनेक्टिव टिश्यू का डिवाइड करें, कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं तुम्हारे मेजरली तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है तुम्हारा डेंस रेगुलर, ठीक है, एक होता है तुम्हारा डेंस इरेगुलर, और एक होता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, राइट। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू फर्दर दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है तुम्हारा ब्लड और एक होता है तुम्हारा कार्टिलेज, राइट। डेंस इरेगुलर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है तुम्हारा टेंडन और एक होता है तुम्हारा लिगामेंट। ठीक है, और ये जो डेंस रेगुलर होता है ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है एरियोलर और एक होता है तुम्हारा एडिपोज। ठीक है, लेकिन डिसाइड दिस हमें क्या पढ़ना है, ब्लड, ब्लड क्या है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। मतलब कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, ऐसी टिश्यू जो बॉडी के कुछ ना कुछ कनेक्शंस को मेंटेन करते हैं, उनको क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, राइट। तो उसी की एक पार्ट जो होता है डेंस स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का, उसी में हमारा ब्लड फॉल करता है। तो पहली लाइन क्या कहती है एनसीईआरटी, ब्लड इज व्हाट, इट इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो बॉडी के हर एक चीज जो होती है, बॉडी में हर एक ऑर्गन जो होता है ना, किसी न किसी जर्म लेयर से ओरिजिनेट होता है। तो कौन सी जर्म लेयर से तुम्हारा ये है ब्लड है ओरिजिनेट हुआ है, वो मीजोडर्म से ओरिजिनेट हुआ है। तो हम क्या कह सकते हैं, ब्लड क्या है, मीजोडर्मल ओरिजिन। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या एनसीईआरटी लिखती है कि ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली फाउंड फ्लूइड इन द वर्टिब्रेट्स। मोस्ट कॉमन फाउंड फ्लूइड, मोस्ट फ्लूइड जो कि कॉमन है वर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट जानते हो, वर्टिब्रेट्स में मोस्ट कॉमन फ्लूइड होता है तुम्हारा ब्लड। और लास्ट पॉइंट क्या कहती है एनसीईआरटी कि जो ब्लड का नेचर होता है वो क्या होता है, एल्कलाइन। अब देखो बॉडी में हम कोई भी चीज अल्कलाइन और बेसिक कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसके पीएच से है। तो अगर हम ब्लड का पीएच देखें तो वो 7.2 से 7.4 के बीच में रेंज करता है। ठीक है, 7.2 कौन सा ब्लड होता है, तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको हम और क्या बोलते हैं, वेनस ब्लड। वेनस ब्लड क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये ब्लड हमारी वेन्स में फ्लो करता है। और तुम्हारा 7.4 कौन सा पीएच का ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड। इसको ऑक्सीजनेटेड क्यों बोलते, और इसको और क्या बोलते हैं, आर्टेरियोसस ब्लड। वाई, बिकॉज ये तुम्हारे आर्टरी में फ्लो करता है। ठीक है, हमें पता है आर्टरी क्या होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने की एक पैसेज होती है। ऑल आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट कौन सी आर्टरी, इसको बताना है। ठीक है, और सिमिलरली जो वेन्स होती है कौन सी ब्लड ले जाती है, बॉडी की जितना भी गंदा ब्लड होता है वो क्या करती है, हमारी वेन्स ले जाती है। तो चार पॉइंट क्या क्या हमें पढ़ा ब्लड के बारे में, ब्लड इज स्पेशलाइज्ड टिश्यू। दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा हमने, है इसका मोस्ट कॉमन फ्लूइड होता है वर्टिब्रेट्स में, और चौथा इसका पीएच पढ़ा। ठीक है, अब जब भी कभी ब्लड टेस्ट कराने गए होगे तो तुमने देखा होगा एक ब्लड रिपोर्ट में क्या होता है,
एक टर्म दिया होता है। ब्लड रिपोर्ट देखिए कभी, तो ब्लड रिपोर्ट पे तुम्हारा एक टर्म दिया होता है, क्या? हीमाटोलॉजी। हीमाटोलॉजी कभी इसको मैं जानना मतलब ये क्या होती है तो पता है? ये ऐसी ब्रांच होती है बायो की जो क्या करती है, स्टडी ऑफ ब्लड से डील करती है। क्या करती है? स्टडी ऑफ ब्लड से डील करने वाली बायो। जैसे ऑर्निथोलॉजी हो गई और एनिमोफिली हो गई, बहुत सारी जो लॉजीज वगैरह होती है वो बायो में बताती है कौन कौन सी चीज के बारे में। तो हिमाटोलॉजी क्या करती है? ब्लड की स्टडी को बताती है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बढ़ते हैं, तो अगर हम ये बोले व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन रिस्पेक्टेड मेल एंड फीमेल, तो मेल में अगर हम कहें तो मेल में जो होता है 5 लीटर होता है ब्लड। फीमेल्स में क्या होता है, ये रेंज जो होती है वेरी करती है, कहां से कहां तक? 4 to 4.5 लीटर। ठीक है, मेल में कहा 5 लीटर, फीमेल में 4 to 4.5 लीटर। तो ये देखो यहाँ पे नेचर का क्या एक डिफरेंशिएशन हो गया। नेचर ने पहले से मेल डिस्टिंग्विश कर दिया। तो अगर मैं इसको परसेंटेज वाइज बताऊं तो ये बॉडी का 5% ठीक है, और ये तुम्हारा सिमिलरली 4 to 4.5% बॉडी वेट का कॉन्स्टिट्यूट करता है क्या? ब्लड। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट, ब्लड को डिवाइड करते हैं कि हमने ब्लड में और क्या क्या पार्ट होते हैं, राइट? तो ब्लड में कहूँ तो ब्लड को अगर मैंने कहा 100% है, बॉडी में क्या है 5 लीटर, अगर एक मेल की बात करते हैं तो 100% ब्लड है। अब अगर हम इसे डिवाइड करें तो ये दो कैटेगरी में फॉल करता है, तीन कैटेगरी में फॉल करते हैं, एनसीईआरटी लिखती है, पर वो तीसरी कैटेगरी है, वो मतलब इंपॉर्टेंट है। पहला क्या होता है ब्लड में? ब्लड में क्या होता है? प्लाज्मा। ठीक है, दूसरा क्या होता है ब्लड में? ब्लड में दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। क्या होते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट। अगर हम इसकी परसेंटेज वाइज बताएं तो वो ये कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है? 55%, और ये कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है? 45%। ठीक है, 100% में 55 ये हो गया, 45 ये हो गया। ठीक है, अगर हम इस फॉर्म्ड एलिमेंट को और क्या कहते हैं? ब्लड की ब्लड सेल, ब्लड की ब्लड सेल्स। ठीक है, अब प्लाज्मा की बात करते हैं, तो प्लाज्मा में क्या आता है? वाटर आता है, और क्या आते हैं? प्रोटीन आते हैं। कितना वाटर होता है प्लाज्मा में? 55% या कितना परसेंट? 90 to 92% जो होता है इसका वाटर होता है। ठीक है, 90 to 92% क्या था? वाटर होता है, और बचा कितना? 6 to 8% क्या है तुम्हारा? प्रोटीन हो गया। ठीक है, ब्लड में मैंने क्या बोला कि 55% प्लाज्मा है। ठीक है, और बचा हुआ कितना? वो फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड, फ्लूइड पार्ट, जिसको एनसीईआरटी क्या लिखती है? इट इज अ लाइट येलो, एक स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड होता है, जिसको एनसीईआरटी ये लिखती है कि लाइट येलो स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड होता है। तो अल्टीमेटली क्या है? फ्लूइड पार्ट क्यों बोले? क्योंकि 90 to 92% तो इसके अंदर वाटर ही हो गया। अब बचा कितना? 6 to 8% प्रोटीन। ठीक है, अब इन प्रोटीन को अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो इसमें मेजर टाइप की प्रोटीन होती है। कौन कौन सी? 3 मेजर टाइप की। पहली होती है तुम्हारी एल्ब्यूमिन, ठीक है, दूसरी होती है तुम्हारी ग्लोब्यूलिन, और तीसरी होती है तुम्हारी प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन। ठीक है, ठीक है, ये कितनी होती है तुम्हारी? 4 to 5%, ये 2 to 5%, और ये होती है 0.3% ईच होती है, राइट? तो मैंने क्या बोला? ब्लड क्या है? प्लाज्मा फॉर्म्ड एलिमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन है 55%, 45%। दूसरा क्या है? प्लाज्मा क्या है? एक टाइप का फ्लूइड पार्ट है, स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड। ठीक है, इसके अंदर 92% वाटर होता है, वैसे कितना? 68% प्रोटीन। कौन कौन सी प्रोटीन होती है? एक होती है ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन। बायो में हमेशा एक चीज याद रखना कि कोई भी वर्ड के आगे अगर ओजन लग जाता है, ठीक है, ये ऊपर लिखते हो, ओजन का मतलब होता है वो इनएक्टिव। ठीक है, मतलब अगर मैं ये कहूं कि फिब्रिनोजन लिखा है तो ये क्या है? ये इनएक्टिव स्टेट है, मतलब बॉडी में इसकी कोई एक्टिव फॉर्म और भी प्रेजेंट होगी। कौन सी होगी इसकी एक्टिव फॉर्म? फिब्रिन और थ्रोम्बिन। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं इनके फंक्शन की, तो ये क्या करता है? ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये फर्दर 3 टाइप के होते हैं, अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन, गामा ग्लोब्यूलिन। ठीक है, ये किस में हेल्प करता है? तुम्हारे ब्लड क्लॉटिंग में। देखा है जब भी क्लॉट जब भी हाथ पे कट जाता है तो देखते नहीं कि स्कम, ब्राउन कलर का एक स्कम आ जाता है, वो क्यों आता है? बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन क्या करती है? एक्शन करती है वहां जहां पे भी कट लगता है, और एक क्लॉट बना देती है वहां पे। ठीक है,
अब हम ग्लोबुलिन्स की बात करें तो तीन टाइप के होते हैं, जिसमें ये जो दो टाइप के होते हैं ये तो मेजरली हम पढ़ते नहीं बिकॉज ये आपके साइलेंस में नहीं है, बट मैं इसको बता देता हूँ कि ये क्या करते हैं, ऐसा कैरियर प्रोटीन होते हैं और मिनरल्स और विटामिन को फ्लो करने के लिए हेल्प करते हैं। लेकिन गामा ग्लोबुलिन होता है ये हमारी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और इसे हम क्या करते हैं, ये क्या बनाता है, हमारी बॉडी की जितनी भी एंटीबॉडीज होती है, कोरोना वायरस में देखा था ना कोविड में, तब कहते हैं एंटीबॉडी नहीं बन रही है वैक्सीन से, तो ये तुम्हारी जितनी भी एंटीबॉडीज होती है तुम्हारी ये गामा ग्लोबुलिन बनाती है। ठीक है, तो ये ओवरव्यू हो गया ब्लड के बारे में और ब्लड में कौन कौन सी प्रोटीन होती है। ठीक है, अगर अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि फॉर्म्ड एलिमेंट जो कि तुम्हारी ब्लड सेल्स होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं और उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो मेरे फॉर्म्ड एलिमेंट जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, राइट। फॉर्म्ड एलिमेंट में कितना परसेंटेज हो गया, 45% है। इसको हम क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, इसको ब्लड सेल्स कहते हैं, राइट। तो ये तीन टाइप की होती है मेजरली जो हमने आज तक सुनी अभी, इवन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो व्हाट इज आरबीसी, आरबीसी होती है रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी क्या होती है व्हाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स क्या होती है, डेंगू में क्या होता है इसका, ठीक है, इनका लेवल होता है सिग्निफिकेंट अमाउंट में डिक्रीज हो जाता है। तो उससे क्या होता है, बॉडी में कोई भी प्रकार की इतनी गंदी वीकनेस आ जाती है कि अगर इनसाइड अगर तुम्हारा थोड़ा भी कट लगता है तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज नहीं कर पाती, जिसकी वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, और समटाइम्स दिस एक्सेसिव ब्लीडिंग कैन लीड्स टू व्हाट, एक टर्म हेमोरेजिक शॉक, जिससे अल्टीमेट क्या होगा, इट विल लीड टू व्हाट, इट विल लीड टू डेथ ऑफ द पर्सन। तो प्लेटलेट का जब नंबर कम होता है सिग्निफिकेंटली डेंगू में, तो क्या किया जाता है, हम ऊपर से क्या देते हैं, वैक्सीनेशन देते हैं, दवाइयां देते हैं ताकि ये लेवल बढ़ता जाए। ठीक है, तो अगर हम ये बोले कि आरबीसी की बात करते हैं, व्हाट आर आरबीसी, तो आरबीसी को एनसीईआरटी सबसे पहले ही लाइन में लिखती है, जो यूजुअली हर साल नीट का क्वेश्चन बनता है कि आरबीसी जो होती है विच अमंग दी ब्लड सेल्स इज मोस्ट अबंडेंट। तो पहली लाइन जो एनसीईआरटी लिखती है कि आरबीसी आर द मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल्स इन दी बॉडी, मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल्स। तो ये पहला ही एक एमसीक्यू बनता है जो 4 नंबर देता है, गलत करके आओगे तो -1 देगा, प्लस आपका 3 नंबर तो और जाएगा। मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल्स कौन सी होती है, तीनों टाइप में आरबीसी। ठीक है, अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे, इनके बारे में इनका नंबर कितना होता है। तो इनका जो नंबर होता है तुम्हारा 4.5 टू 5.5 मिली पर एमएल ऑफ द ब्लड जो होता है तुम्हारा आरबीसी होता है। ठीक है, अब इनकी शेप की बात करते हैं, तो शेप देखा है कभी आरबीसी को ध्यान से देखोगे तो एक बाइकॉन्केव शेप होता है, क्या होता है, बाइकॉन्केव शेप। लेकिन देखो ये बाइकॉन्केव शेप ओरिजिनली जब आरबीसी बनती है तो वो नहीं होती है, ओरिजिनली जब मैं आरबीसी का फॉर्मेशन बताऊं तो जो हमारा ये रेड वो ये हमारा एक लॉन्ग बोन है। ठीक है, हमारी एक ये बोन है, एक लॉन्ग बोन है, मतलब सोचो तुम्हारी ये हाथ की बोन है, तो हाथ की बोन में ये देखोगे ना, हम लोग कहते हैं ना बोन मैरो, तो यहाँ पे रेड बोन मैरो होता है, क्या होता है रेड बोन मैरो। ये रेड बोन मैरो के अंदर क्या होता है, सर्टेन स्टेम सेल्स होते हैं, क्या होते हैं, सर्टेन स्टेम सेल्स होते हैं, ऐसे सेल जो बॉडी की कोई ना कोई ऑर्गन डेवलप करने में एकदम हेल्प करते हैं, उनको क्या कहते हैं, स्टेम सेल। मतलब इनको रख दोगे तो तुम्हारा ऑर्गन डेवलप कर देंगे। ठीक है, तो वैसे ही तुम्हारे रेड बोन मैरो में स्टेम सेल्स होते हैं, कौन कौन से, एक होते हैं दो इरेथ्रोब्लास्ट, ठीक है, एक होते हैं मेगा कैरियोब्लास्ट, और एक होते हैं तुम्हारे ल्यूकोब्लास्ट। तो ये जो प्रो इरेथ्रोब्लास्ट होता है, जब हम इसके अंदर क्या कहते हैं, जब हम इसको विटामिन बी 12 का अमाउंट देते हैं, विटामिन बी 12 प्लस फॉलिक एसिड देते हैं, तो क्या करते हैं, ये जो होते हैं ये स्टेम सेल क्या कन्वर्ट कर जाते हैं, रेटिकुलोसाइट में कन्वर्ट कर जाते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, इनसाइड, जिसको हम क्या कहते हैं, इमेच्योर आरबीसी। ठीक है, इमेच्योर आरबीसी। ये आरबीसी कैसी होती है, रेटिकुलोसाइट को देखोगे तो एक स्फेरिकल शेप की होती है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है,
बट देखो आरबीसी ओरिजिनली बाइकॉन्केव की होती है, बट अगर हम कहें ये पहले कैसी होती है, रेटिकुलोसाइट्स होती है। तो अब इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, बॉडी में एक्सटर्नली विटामिन बी 12 का सोर्स आता है, जो इस इमेच्योर आरबीसी को एक मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो शेप क्या हो गया आरबीसी का, शेप हो गया तुम्हारा बाइकॉन्केव शेप हो गया। नंबर क्या हो गया, नंबर तुम्हारा 4.5 टू 5.5 मिलियन पर एमएम क्यूब ऑफ द ब्लड, बाइकॉन्केव शेप हो गया। अब हम बात करते हैं इसके अंदर क्या होता है, अगर हम इसके अंदर ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं अगर ये देखें, तो आरबीसी में देखो, आरबीसी में एक मेच्योर आरबीसी में कोई ऑर्गेनल नहीं होता, ठीक है। बट जैसे मैंने जो बताया था इमेच्योर आरबीसी, उसके अंदर कौन से ऑर्गेनल होते हैं, इसके अंदर तुम्हारे बहुत सारे ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, बट एक मेच्योर आरबीसी में कोई भी ऑर्गेनल नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, नो ऑर्गेनल प्रेजेंट। इनफैक्ट एक और एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है जो एम्स में पूछा गया है कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, एक मेच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, बट देखिएगा तुम इमेच्योर आरबीसी देखोगे, तुमने क्या बताया, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो फर्दर कन्वर्ट होता है किसमें, एक तुम्हारे मेच्योर बाइकॉन्केव आरबीसी में, राइट। तो इसके अंदर क्या नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता। तो आरबीसी मोस्ट अबंडेंट 4.5 टू 5.5, बाइकॉन्केव नो ऑर्गेनल प्रेजेंट, ठीक है। अब इसकी प्रोसेस, बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, व्हाट डू वी कॉल दैट प्रोसेस, हम इसे कहते हैं इरेथ्रोपोइसिस। क्या नाम देते हैं, इरेथ्रोपोइसिस। मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एज इरेथ्रोपोइसिस, ठीक है, इरेथ्रोपोइसिस। अब देखो आरबीसी अगर हम बोले तो क्या नाम, इसका पूरा क्या नाम होगा, रेड ब्लड सेल। तो हम इसको अल्टीमेटली रेड ब्लड सेल बोल भी क्यों रहे हैं, क्यों रेड है, वाइट क्यों नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखो आरबीसी के अंदर क्या होता है, अगर हम आरबीसी को देखिए तो ये बाइकॉन्केव एक मेच्योर आरबीसी है। तो इसके सेंटर में क्या होता है, रेड कलर की आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होती है, रेड कलर आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन, शॉर्ट फॉर्म में एचबी, ठीक है। एक मेच्योर आरबीसी में अगर हम कहें हमारे ब्लड में कितनी हीमोग्लोबिन का परसेंटेज होता है, तो एनसीईआरटी में लिखा है 12 टू 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर तुम्हारे जो होते हैं इतने हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये मतलब एक क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आरबीसी रेड क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया इसके बारे में कैसे बनता है, इसका प्रोसेस पढ़ लिया। अब आरबीसी के अगर हम फंक्शन की बात, व्हाट इज द नीड, आरबीसी की बॉडी में जरूरत ही क्यों है, क्या जरूरत है कि हम आरबीसी को लेके आए। तो हम कहते हैं कि जो हम जितने भी हम तुम्हारी क्या बोलते हैं ऑक्सीजन वगैरह लेते हैं, क्यों लेते हैं हम, वाई डू वी रिस्पायर, वी रिस्पायर कि हम इसलिए रिस्पायर करते हैं कि जो बॉडी में ग्लूकोज हम बना रहे हैं इसको अल्टीमेटली क्या करना है, ब्रेक करना है और उससे क्या करनी है, 38 एटीपी लेनी है, ठीक है। 38 एटीपी, एटीपी क्या होती है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो ये कैसे कन्वर्जन होगा, हम बॉडी में क्या करेंगे, ऑक्सीजन लेके आएंगे, ऑक्सीजन लेके आएंगे, ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ जाएगा ग्लूकोज से बाद इसको ब्रेक करेगा और ये एनर्जी देगा। बट ये यहाँ से जाने के लिए कौन सा प्रोसेस, कौन सा रास्ता अपनाएगा, ये जो होगा क्या करेगा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा हमारा आरबीसी के साथ कंबाइन करके हमारे ब्लड सेल्स में फ्लो करके फाइनली ये काम कराएगा, ठीक है। अगर हम आरबीसी के बारे में देखें, आरबीसी को और फर्दर देखें, तो आरबीसी के अंदर क्या होता है, एक आरबीसी के अंदर क्या होता है, एक आरबीसी के अंदर कितना, एक आरबीसी के अंदर क्या होता है, 4 ऑक्सीजन कंबाइनिंग साइट्स होती हैं, ठीक है, 4 ऑक्सीजन कंबाइनिंग साइट्स होती है, और एक आरबीसी के अंदर 280 मिलियन मॉलिक्यूल्स हीमोग्लोबिन के होते हैं। तो सोचो 4 इंटू 280 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब एक ही आरबीसी के अंदर इतना सारा ऑक्सीजन जो होगा तुम्हारा ट्रैवल कर जाएगा। तो एक आरबीसी कितनी तुम्हारी डाइवर्स है कि इतनी बड़े नंबर को वो ले जाती है ऑक्सीजन ट्रैवल कराने के लिए, ठीक है। अब आरबीसी के कुछ फैक्ट्स की बात करें तो देखो, बॉडी में हर कोई ऑर्गेनल जो बनता है वो टूटता भी है, ठीक है। कौन तोड़ता है, कैसे टूटते हैं, कुछ ना कुछ उसके लिए भी ऑर्गन होते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि आरबीसी जो डेड हो गई है अब उनको कैसे हटाया जाए बॉडी से, तो एक ऑर्गन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्प्लीन, क्या कहते हैं, स्प्लीन। इसके अंदर होता है 2 पार्ट, एक होता है इसके अंदर व्हाइट पल्प और एक होता है इसके अंदर रेड पल्प, ठीक है। ये जो रेड पल्प होता है इसके अंदर कैपिलरीज जो होती है, ब्लड कैपिलरीज एकदम डायलेट हो जाती है, फुली फुली सी, तो ये ब्लडिश अपीयरेंस देता है जो स्क्रीन को, और इससे एक और नाम मिलता है ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी, जो ब्लड बैंक है आरबीसी का
उसको हम क्या कहते हैं, कौन से पार्ट को, रेड रेड पल्प ऑफ द स्प्लीन। व्हाइट पल्प में क्या होता है, मैक्रोफेजेस होते हैं, जो कि हमारे क्या होते हैं, फाइटोसिटिक नेचर के होते हैं। मैक्रोफेजेस होते हैं जो क्या होते हैं, फाइटोसिटिक, मतलब कि गंदी चीज को हटा देने वाले सेल, वो क्या कहते हैं, मैक्रोफेजेस। तो ये क्या करते हैं, अल्टीमेटली ये होते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड जानते हो, ऐसी जगह जहाँ पे चीजें जाके मर जाती है, तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो जितनी भी डेड आरबीसी होती हैं वो व्हाइट पल्प में जाके मैक्रोफेजेस से खत्म हो जाती हैं। ठीक है, हमने पढ़ लिया अब स्क्रीन के बारे में। उसके बाद अब कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो मतलब बेसिकली एग्जाम्स में आ जाती हैं। पहली टर्मिनोलॉजी टर्मिनोलॉजी क्या है, इरिथ्रोसाइटोपिनिया। ठीक है, इरिथ्रोसाइटोपिनिया। इरिथ्रोसाइटोपिनिया जानते हैं क्या होता है, इरिथ्रोसाइटोपिनिया ये है अब नॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसी। आरबीसी के नंबर में अब नॉर्मल इंक्रीज हो रहा है, अब नॉर्मल इंक्रीज इन आरबीसी नंबर, उसको क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइटोपिनिया। दूसरा टर्म क्या होता है, पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया व्हाट इज इट, ये पॉलीसाइथीमिया क्या होता है, अब नॉर्मल डिक्रीज इन आरबीसी नंबर। ठीक है, दो टर्मिनोलॉजीज हैं जो बेसिकली हर एग्जाम में तुमको दिख जाएंगी। अब एक और टर्मिनोलॉजी होती है रोलेक्स फॉर्मेशन। जब देखते हैं आरबीसी क्या होता है, जब ब्लड सेल में फ्लो करता है, अगर उसका फ्लो जो होता है आरबीसी का, फ्लो ऑफ आरबीसी अगर स्लो डाउन हो जाता है, स्लो हो जाता है, तो क्या होता है कि आरबीसी पाइलिंग करने लगती है, एक के ऊपर एक क्या करने लगती है, एक के ऊपर एक क्या करती है, पाइलिंग करने लगती है। तो जितना वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना होता है वो उतना नहीं कर पाती। तो इसी टेंडेंसी को क्या कहते हैं कि उन्होंने रोलेक्स फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हमारी एक ब्लड सेल खत्म हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट ब्लड सेल कौन सी होती है, हमारी डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी नेक्स्ट ब्लड सेल होती है हमारी डब्ल्यूबीसी। इनका नंबर सेम, पहले कैसे पढ़ेंगे, पहले नंबर पढ़ेंगे कितना बॉडी में होता है, तो इट इज अबाउट 6000 टू 8000 पर एमएम क्यूब ऑफ द ब्लड। ठीक है, इनका जो एक डेटा दिया हुआ है एनसीईआरटी में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इनका नंबर पहले पढ़ना है। और देखो शेप, एज सच कोई शेप नहीं होता, एक अमीबा का शेप होता है। अमीबा जानते हो, एक इरेगुलर सा सिंगल सेल, एक इरेगुलर सा सिंगल सेल। ठीक है, तो इनका कोई शेप नहीं होता, इनको अमीबॉइड शेप कभी कभी हम कह देते हैं, बट ऐसा जैसा कोई शेप नहीं। ठीक है, हमने पढ़ लिया इनका नंबर, इनका हमने पढ़ लिया शेप। ठीक है, अब इनके बारे में इनकी, अब इनके जो प्रोसेस होता है ये कैसे बनते हैं, इसके प्रोसेस को क्या कहते हैं, ल्यूकोपोएसिस। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ल्यूकोपोएसिस। मतलब आरबीसी डब्ल्यूबीसी का बनना, जैसे डब्ल्यू आरबीसी बन लेते हैं उनको क्या कहते हैं, इरिथ्रोपोएसिस। सिमिलरली से ल्यूकोपोएसिस। ठीक है, नंबर, शेप, प्रोसेस, तीन चीज पढ़ ली हमने। अब देखो फंक्शन की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है हमने पढ़ा आज तक कि क्या है, हमारे बॉडी के सोल्जर है, क्या है ये हमारे बॉडी के, जितनी भी अनवांटेड चीजें आती हैं, कोई भी एंटीजन आता है, उनको फाइट करने के लिए क्या इंक्रीज हो जाता है, अपना डब्ल्यूबीसी का नंबर जो होता है इंक्रीज कर जाता है। तो ये इंक्रीज करता है, इसकी वजह से क्या होता है, तुम्हारे सोल्जर, हमारे बॉडी की प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक है, लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका पॉइंट क्या है कि इसका अगर हम डिविजन करें तो जो होता है डब्ल्यूबीसी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होती है तुम्हारी ग्रैन्युलोसाइट्स और एक होती है तुम्हारी ए ग्रैन्युलोसाइट्स। तो ग्रैन्युलोसाइट्स क्या होती है और एक ए ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट्स मतलब कि ग्रैन्यूल्स का इसमें कुछ ना कुछ प्रेजेंट होगा, ग्रैन्यूल का प्रेजेंट यहाँ पे एब्सेंट होंगे। ठीक है, एक ग्रैन्युलोसाइट जो होती है फर्दर दो टाइप की होती है, कौन कौन सी, एक होती है लिम्फोसाइट्स और एक होती है मोनोसाइट। ठीक है, अब इनको डिवाइड करते हैं तो ये तीन टाइप की होती है। एक होती है बेसोफिल्स, एक होती है तुम्हारी न्यूट्रोफिल्स, एक होती है तुम्हारी इओसिनोफिल्स। ठीक है, अब इनका शेप जो है डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है साफ साफ। ये जो होती है तुम्हारी सिंगल लोब होती है, न्यूट्रोफिल्स होती है तुम्हारी मल्टी लोब स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इनके अंदर कई सारे लोब्स होंगे, ऐसे देखोगे तो ये एकदम कई सारे लोब्स होते हैं। इओसिनोफिल देखोगे तो ट्राई लोब होते हैं। ठीक है, ट्राई लोब।
ट्राई लोब, ये सिंगल लोब होते हैं। मोनोसाइट्स को देखोगे तो मोनोसाइट्स क्या होते हैं तुम्हारे, किडनी शेप के होते हैं, ठीक है। और लिम्फोसाइट क्या होते हैं, एक ओवल शेप के होते हैं, ठीक है। ये ओवल शेप के, ये तुम्हारे किडनी शेप के होते हैं, ठीक है। अब इनकी फंक्शन की बात करें तो बेसोफिल्स क्या करते हैं, दे आर मास्क लाइक सेल्स जो क्या करते हैं, हिस्टामिन का रिलीज करते हैं। हिस्टामिन क्या होता है, ऐसी एंजाइम जो सब रिलीज होती है, बॉडी में एलर्जी बढ़ जाती है। किसी चीज की भी जब एलर्जी होती है तो क्या इंक्रीज होता है, हिस्टामिन का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जो तुम्हारी न्यूट्रोफिल्स होती हैं, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स जो होती हैं क्या करती हैं तुम्हारी बॉडी में, दे आर फैगोसिटिक इन नेचर, क्या करती हैं, जो भी चीजें होती हैं वो खा जाती है, ठीक है। इओसिनोफिल्स क्या होती है, जब भी बॉडी में सूजन इन्फ्लामेशन आ जाता है तो उस केस में क्या होता है, इओसिनोफिल्स बढ़ जाती हैं। और इनका एक सेकेंडरी फंक्शन भी होता है कि ये एलर्जी की केस में भी बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन अगर तुमसे कोई ये पूछे एलर्जी में स्पेसिफिकली कौन सी बढ़ती है, तो एलर्जी में तुम बेसोफिल्स बोलोगे स्पेसिफिकली बढ़ती है, बट इओसिनोफिल्स सेकेंडरी फंक्शन में बढ़ जाती है। तो लिम्फोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स का काम, मोनोसाइट का काम क्या है, तुम्हारे ये फैगोसिटिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। अब ये सेम एज जैसे हमने डब्ल्यू आरबीसी का किया था, इनके साथ भी कुछ कुछ टर्म होते हैं, जैसे ल्यूकीमिया था ना, ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर जिसको हम कहते हैं, बहुत ही नॉर्मल हो गया है। तो देखो ल्यूकीमिया क्या होती है, बॉडी में जरूरत से ज्यादा, मतलब 6,000 से 8,000 तक का हमारे पास एक रेंज है जिसमें डब्ल्यूबीसी होगी। अगर इस लेवल से ज्यादा अगर तुम्हारे बॉडी में डब्ल्यूबीसी बढ़ जाती है अब नॉर्मली, तो उस टर्म को क्या बोलोगे, ल्यूकीमिया। क्या बोलोगे, ल्यूकीमिया। इसका और टर्म, इसका और मतलब होगा ब्लड कैंसर। क्या मतलब है, अब नॉर्मल इंक्रीज इन दी काउंट ऑफ दी डब्ल्यूबीसी इज कॉल्ड एज ल्यूकीमिया। सेम वही पॉलीसाइथेमिया में जैसे पढ़ा था, एरिथ्रोसाइटोपेनिया, यहाँ पे भी वही सेम टर्म होंगे जो हमको आरबीसी काउंट में बताएंगे कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो वहां पे हम नहीं जाएंगे। नेक्स्ट हम ये बोलेंगे, एक और टर्म दिया हुआ है एनसीईआरटी में, डायपिडासिस। जब भी ब्लड कैपिलरी, अब देखो ये ब्लड सेल्स है तो कहीं ना कहीं ब्लड कैपिलरीज में फ्लो करेंगी, इसमें ब्लड कैपिलरी है, ये वेन से तुम्हारे, इसमें क्या करेंगे, डब्ल्यूबीसी फ्लो करेंगे। तो क्या होता है, जब भी कभी कट लगता है ना, तो क्या होता है कि जो डब्ल्यूबीसी होती है अल्टीमेटली सोल्जर्स होती है एंटीजन से मारने के लिए, तो ये क्या करती है, अमीबोइड शेप की वजह से क्या करती है, स्क्वीज आउट हो जाती है ब्लड सेल्स में। तो जब ये स्क्वीज आउट होती है तो इनको उस टाइम हम क्या नाम दे देते हैं, मैक्रोफेज बोल देते हैं। तो स्क्वीजिंग आउट ऑफ द डब्ल्यूबीसी बिकॉज ऑफ द एमीबॉइड शेप इज कॉल्ड एज डायपिडासिस, ठीक है। अब लास्ट समथिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट क्या है, जिनको हम और क्या कहते हैं, प्लेटलेट। देखा है, जब भी डेंगू होता है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि प्लेटलेट का काम क्या हो गया, बहुत डिक्रीज हो गया। तो अगर मैं नंबर की बात करूं, एज यूजुअल जो हमने सबमिट किया, तो इनका जो नंबर होता है 1.5 to 3.5 लाख पर एमएम की बॉडी ब्लड हमारे पास होता है, ठीक है। तो अगर इस लेवल से भी अगर कम हो गया तो क्या हो गया, डब्ल्यू बी क्या हो जाता है, हमें पास डेंगू की शिकायत आ जाती है, ठीक है। डेंगू डेंगू जिसको कहते हैं। तो ये 1.5 लाख से 3.5 लाख का एक रेंज होगा जिसमें डब्ल्यूबीसी, ये थ्रोम्बोसाइट प्रेजेंट है। अगर इनकी फंक्शन की बात करें तो क्या करते हैं, वो डू ब्लड क्लॉटिंग, मतलब कि जब भी कभी कट लग जाता है तो ये क्या करते हैं, फैक्टर नंबर 3, जो एक क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं ना, 9 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, जिसमें फैक्टर नंबर जो थर्ड होता है, जिसको हम और क्या कहते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन, वो ये रिलीज करती है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करती है, कैस्केड सिस्टम के थ्रू वहां पे जहां कट लगा होता है वहां पे एक क्लॉट जमा कर देती है, जिससे ब्लड का फ्लो रुक जाता है, ठीक है। अगर ब्लड का फ्लो नहीं रुकता है, अगर बॉडी में ब्लड फ्लो एक्सेसिव होने लगता है, तो एनसीईआरटी लाइन भी है कि एक्सेस फ्लो ऑफ द ब्लड कैन लीड्स टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर व्हिच वुड अल्टीमेटली लीड्स टू हेमोरेजिक शॉक, जो कि फाइनली क्या करेगी, बॉडी को डेथ के फॉर्म में ले जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, आज पूरे ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ लिया, हमने ब्लड पढ़ लिया, ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ लिया। एक ओवरव्यू दे देता हूँ, ब्लड क्या है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है जिसका ओरिजिन मेसोडर्मल है। मोस्ट कॉमन फाउंड टिश्यू है, वर्टिब्रेट्स में होता है। इसकी पीएच क्या है, अल्कलाइन है। अल्कलाइन है तो मतलब पीएच 7 से ज्यादा ही होगी। और स्पेसिफिक जाना है तो 7.2 से 7.4 पहले पढ़ लिया। वॉल्यूम हमने पढ़ लिया 5 लीटर, और फीमेल में 4 to 4.5 लीटर हमने वॉल्यूम पढ़ लिया, ठीक है। ब्लड में क्या क्या होता है, प्लाज्मा होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट, प्लाज्मा 45% फॉर्म्ड एलिमेंट, तुम्हारा
प्लाज्मा 55%, फॉर्म्ड एलिमेंट 45%। जो तुम्हारा प्लाज्मा होता है वो क्या होता है, 90 to 92% वाटर होता है और 6 to 8% प्रोटीन। इसमें 3 प्रोटीन आती है एल्ब्यूमिन, ग्रोथ फॉर्मेड सिग्नल्स हैं जिसको हम 0.33% ईच देते हैं। और तुम्हारी एक होती है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन में से जो गामा ग्लोबुलिन होती है क्या बनाती है, एंटीबॉडी। और जो तुम्हारी एल्ब्यूमिन होती है वो तुम्हारे ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है। ठीक है, हमने ये चीज पढ़ ली। अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं। 3 टाइप के फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं, एक होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी और एक होती है प्लेटलेट। ठीक है, आरबीसी का नंबर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ लेना। ठीक है, 3.5 से 4.5। ठीक है, उसके बाद क्या है, डब्ल्यूबीसी का नंबर 6000 to 8000। और सेम तुम्हारा थ्रोम्बोसाइट का नंबर पढ़ लेना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक इंपॉर्टेंट और चीज आती है जो आज के क्वेश्चन में आया था कि अगर मैं कहूँ अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब ब्लड सेल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, सबसे पहले क्या आएगी तुम्हारी, पहले तुम्हारी आएगी आरबीसी, फिर आएगी तुम्हारी प्लेटलेट्स, फिर तुम्हारी आएगी क्या, फिर तुम्हारी आएगी डब्ल्यूबीसी। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, आरबीसी। एक एग्जाम में पूछा गया था मेडिकल के कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 600:1 रेशियो का तुम्हारा ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी बॉडी में होते हैं। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे जो डब्ल्यूबीसी होते हैं उनका भी एक ऑर्डर होता है जो तुम्हें पढ़ना है। ठीक है, तो ठीक है, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।